Hello friends, so welcome to one more lecture, and this lecture is based upon engine performance. ठीक है, तो इस लेक्चर हम इंजन परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं और उसके साथ हम देखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप किसी भी इंजन के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो, गेज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो व्हाट डू वी मीन बाय द इंजन परफॉर्मेंस। इंजन परफॉर्मेंस मीन्स द क्वांटिफिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब थोड़ा सा इंजन के बारे में बेसिक समझते हैं। बेसिकली इंजन क्या होता है? इंजन एक कन्वर्टर होता है जिसमें आपका फ्यूल और एयर आता है, उसका कंबशन हुआ तो हीट जनरेट हुई, और हीट जो जनरेट होती है उसका एक पार्ट किसमें चेंज हो जाता है? आपका वर्क आउटपुट में मिलता है। जो आपकी क्रैंक शाफ्ट होती है उस पर आपको वर्क मिलता है, और बाकी रिमेनिंग कहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है? रिमेनिंग जो हॉट फ्लू गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती है ना। मतलब जो हीट यहाँ पे जनरेट होती है कंबशन चैम्बर में, उसका एक पार्ट तो किसमें चेंज हो जाता है? वर्क में चेंज हो जाता है। बाकी जो रिमेनिंग हीट है वो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ लॉसेस एसोसिएटेड रहते हैं जो कि इंजन में होते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक स्कीमेटिक देख सकते हैं, सिंपल डायग्राम बना हुआ है इंजन का। तो ये इंजन का सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा? जो एयर और फ्यूल आ रही होगी उसका कंबशन होगा, कंबशन होने से हीट जनरेट होगा। तो जो हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होंगे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की, वो हॉट फ्लू गैसेस पिस्टन के ऊपर थ्रस्ट एक्सर्ट करेंगे, पुश एक्सर्ट करेंगे, जिससे पिस्टन कहाँ है? नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये आपको मालूम है, टीडीसी बीडीसी। टीडीसी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। तो जब हॉट फ्लू गैसेस इसके ऊपर थ्रस्ट एक्सर्ट करेंगे या पुश एक्सर्ट करेंगे, तो जो पिस्टन है इट विल मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। और पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट है वो किसको ट्रांसमिट हो जाता है? वो ट्रांसमिट हो जाता है यहाँ पे लगी जो कनेक्टर रॉड। तो पिस्टन आपका रेसिप्रोकेट हो रहा है, कनेक्टिंग रॉड क्या हो रही है? ऑसिलेट हो रही है, और कनेक्टिंग रॉड का जो ऑसिलेटरी मोशन है वो किस में ट्रांसमिट हो जाता है? क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरह से इंजन की एनर्जी का कन्वर्शन होता है, या इस तरह से एनर्जी जनरेट होती है या पावर जनरेट होता है। और क्रैंक शाफ्ट पे जो एनर्जी जनरेट होती है दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द व्हील्स थ्रू द गियर एंड क्लच अरेंजमेंट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनर्जी लॉसेस की हम बात करें। सबसे पहले क्या हुआ इनपुट में? यदि आप देखें तो इनपुट में एयर और फ्यूल का कम्बशन से एयर ऑफ जो फ्यूल है वो कम फ्यूल का कम्बशन हुआ, कम्बशन होने से हीट जनरेट हुई। तो ये इनपुट हो गया। अब इसमें क्या क्या लॉसेस हैं? यदि हम एनर्जी लॉसेस की बात करें तो पहला एग्जॉस्ट। ठीक है, जो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बाहर जा रहे हैं दे कैरी सम अमाउंट ऑफ हीट विद इट। ये कुछ अमाउंट हीट कैरी करेंगे, तो इसके कारण एग्जॉस्ट लॉसेस होते हैं। कूलेंट, यदि आप पेट्रोल इंजन की बात करें तो इंजन का जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर फिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिन्स इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे जो हीट जनरेट हो रही है सिलेंडर के अंदर, वो हीट बेसिकली कहाँ पे, उसका कुछ हिस्सा कहाँ पे एकोमुलेट होता रहता है? इकट्ठा होता रहता है सिलेंडर की वॉल्स पे। तो सिलेंडर की वॉल्स पे इकट्ठा होगा तो वो डिजायरेबल नहीं रहता है, इसलिए उसमें फिन्स प्रोवाइड कराते हैं। फिन्स प्रोवाइड कराने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ता है तो हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ जाता है। डीजल इंजन के केस में यदि आप बात करेंगे तो डीजल इंजन में कूलिंग जैकेट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कूलिंग जैकेट में क्या होता है? कंटिन्यूसली आपका जो एयर है या वाटर है वो सिलेंडर की वॉल से फ्लो होता रहता है। तो सिलेंडर की वॉल से जब वो फ्लो होता रहता है तो उसमें क्या होता है? उसकी कूलिंग होती है। तो इस तरह से ये कूलेंट के लॉसेस होते हैं। रेडिएशन इफेक्ट, ये रेडिएशन इफेक्ट हमेशा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंजन यदि ऑपरेट हो रहा है, इंजन ऑपरेट हो रहा है, तो यदि आप उस इंजन के पास जाएंगे, ठीक है, उस इंजन के पास जाएंगे तो आपको हीटिंग का सेंसेशन होगा। तो वो हीटिंग का जो सेंसेशन हो रहा है दैट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडिएशन इफेक्ट। वो किसकी वजह से हो रहा है? रेडिएशन इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप यदि देखेंगे तो इसमें सबसे पहले यदि हम एनर्जी की ट्रांसमिशन की बात करें तो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है, सबसे पहले जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे क्या हुआ? एयर और फ्यूल का कम्बशन हुआ, कम्बशन होने से हीट एनर्जी जनरेट हुई। अब हीट एनर्जी जनरेट हुई, उसमें से एक हिस्सा आपका कहाँ चला गया? लॉसेस में चला गया। इस लॉसेस को यदि मैं बी कंसीडर करूँ, इस लॉसेस को यदि मैं बी कंसीडर करूँ तो ए माइनस बी करके जो आएगा वो आएगा एनर्जी अवेलेबल टू पुश द पिस्टन। सबसे पहले आपका एनर्जी जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद कुछ एनर्जी यहाँ पे चला गया, लॉसेस में चला गया। तो ये जो अमाउंट एनर्जी बचा जो कि पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेगा उसको बोलते हैं हम इंडिकेटेड पावर। ठीक है, इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विच विल पुश द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटेड पावर। अब यहाँ पे अदर एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं।
अदर एनर्जी लॉसेस क्या हो सकता है, जब पिस्टन, चूंकि पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, तो और ये मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो जब पिस्टन आपका टू एंड फ्रो मूव करेगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, तो मैकेनिकल पार्ट्स जब भी ऑपरेट होते हैं, गियर अरेंजमेंट है, क्लच अरेंजमेंट है, तो इन सब में क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, एंड फ्रिक्शन कॉजेज अ सॉर्ट ऑफ लॉस। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, लॉस क्रिएट होता है। अगला इसमें पंपिंग लॉसेस, जैसे सक्शन और आपका डिस्चार्ज प्रोसेस हो रहा है, तो उसके ड्यूरेशन में जो लॉसेस होते हैं उनको पंपिंग लॉसेस बोलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे क्रैंकशाफ्ट में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, क्रैंकशाफ्ट में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उस एनर्जी का कुछ पार्ट, उस एनर्जी का कुछ पार्ट आप कहाँ रिजेक्ट करते हैं, उस, या मैं उसको दूसरी तरह से बोलूँ, क्रैंकशाफ्ट में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उस एनर्जी से आप कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट करते हैं, कुछ और भी डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं, जैसे कूलेंट पंप है, तो कूलेंट पंप को पावर कहाँ से मिल रहा है, क्रैंकशाफ्ट से मिल रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे लुब्रिकेशन पंप है, लुब्रिकेशन पंप है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लुब्रिकेशन पंप को भी पावर कहाँ से मिल रहा है, इसको भी पावर कहाँ से मिल रहा है, क्रैंकशाफ्ट से मिल रहा है। अगला है क्रैंकशाफ्ट, ये तो आपने देखा होगा, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व की जो ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग कौन कराता है, कैमशाफ्ट कराती है, और कैमशाफ्ट को भी मोशन कहाँ से मिलता है या पावर कहाँ से मिलती है, कैमशाफ्ट को भी मोशन या पावर कहाँ से ट्रांसमिट होता है, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। तो ये सारे और लॉसेस हैं विच आर एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, तो इन सब को लॉसेस को हटाने के बाद जो एनर्जी आपके क्रैंकशाफ्ट पे रहती है, जो एनर्जी आपकी क्रैंकशाफ्ट पे मिलती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं ब्रेक एनर्जी, है ना, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ब्रेक एनर्जी। तो इस तरह से इसको यदि मैं सी नाम दूं, तो ए माइनस बी माइनस सी करके जो भी आपको एनर्जी आएगा, क्वांटिफिकेशन की मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं, तो जो भी एनर्जी आएगा, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, और ये जो ब्रेक एनर्जी होती है, यही ब्रेक एनर्जी आप कहाँ ट्रांसमिट करते हो, ये ट्रांसमिट करते हो आपके व्हील्स में। ठीक है, तो ब्रेक एनर्जी आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ब्रेक एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हैं, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट, है ना, विच विल बी लेटर ऑन यूज्ड फॉर, लेटर ऑन ट्रांसमिटेड टू द व्हील्स, जो व्हील्स में बाद में आप ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटेड पावर देख पा रहे हैं, एनर्जी फ्रॉम फ्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड ऑन पिस्टन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। फ्रिक्शन पावर, जो लॉसेस के साथ जो पावर एसोसिएटेड है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में जो एनर्जी आपकी लॉस हुई, इसमें क्या क्या लॉसेस हैं वो मैं ऑलरेडी बताया है पिछले स्लाइड में। तो पंपिंग लॉस है, एनर्जी स्पेंट ऑन ड्राइविंग अदर डिवाइसेस, जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये फ्रिक्शन लॉसेस के अंदर आएगा। ब्रेक पावर, ये मैंने आपको बता दी, इंडिकेट ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंजन दैट ड्राइव व्हीकल, है ना, वो एनर्जी जिससे आपका व्हीकल ड्राइव होता है, जिससे आपका व्हीकल चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर बोलते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटेड पावर था, और इंडिकेटेड पावर लेटर ऑन किस में डिवाइड हो जाता है, इंडिकेटेड पावर आपका डिवाइड हो जाता है फ्रिक्शनल पावर और ब्रेक पावर है। तो फ्रिक्शनल पावर डिजायरेबल नहीं होती, ब्रेक पावर क्या होता है, डिजायरेबल होता है, मतलब ब्रेक पावर आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, और हम इस तरह के इंजन में अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे फ्रिक्शन पावर है उसको मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये तीन टर्म आपको समझ में आ गए, इंडिकेटेड पावर क्या होता है, फ्रिक्शन पावर क्या होता है, ब्रेक पावर क्या होता है। तो ये तीनों टर्म भी इंजन के परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब यदि आप आगे देखेंगे तो इसमें एक लिखा हुआ है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। अब इफिशियंसी के टर्म्स में भी आप क्या करते हैं, इंजन के परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। तो यदि इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो ये हो जाएगा पावर आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, कितना आपको पावर मिल रहा है, ठीक है, अपॉन एनर्जी। ये इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो थर्मल एफिशिएंसी, तो इसमें आप देखेंगे इनपुट क्या है, इनपुट जो फ्यूल है, फ्यूल से जो केमिकल एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, वो केमिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, इनपुट, और वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट में, है ना, या मैं केमिकल एनर्जी से हीट जनरेट हो रही है, और उस हीट का, है ना, केमिकल एनर्जी बोलूँ या मैं जितनी केमिकल एनर्जी होगी वो सब किस में चेंज हो जाएगी, हीट में चेंज हो जाएगी। उस हीट से कितना एनर्जी से पिस्टन को आप नीचे की तरफ पुश कर रहे हो, वो इंडिकेटेड पावर हो जाएगा, वो पावर आउटपुट हो जाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इंडिकेटेड पावर और एनर्जी इनपुट को हम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एम एफ इंटू सी बी, जिसमें एम एफ क्या है, मास ऑफ फ्यूल, और सी बी क्या है, क्लोरिफिक वैल्यू। क्लोरिफिक वैल्यू आपको पता है कि 1 kg फ्यूल को जनरेट होने, 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न होने से जितना एनर्जी जनरेट होता है वो कहलाता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल।
है ना। हर फ्यूल की एक अलग स्पेसिफिक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब हम ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को आप कैसे डिफाइन करते हैं। इंडिकेटेड थर्मल, सीधा सा है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी में आप क्या कंसीडर करोगे, इंडिकेटेड पावर को कंसीडर करोगे। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में क्या कंसीडर करोगे, ब्रेक पावर को कंसीडर करोगे। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगा बीपी इंटू एम एफ सी बी, ये ब्रेक पावर है, और एम एफ सी बी क्या है आपका जो इनपुट पावर है। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी को आप डिफाइन करते हैं ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रेक पावर अपॉन ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर, क्योंकि इंडिकेटेड पावर क्या होता है, इंडिकेटेड पावर इज द समेशन ऑफ द ब्रेक पावर एंड फ्रिक्शनल पावर। अब एक टर्म और पूछा जाता है, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं उसको, हम रिलेटिव एफिशिएंसी बोलते हैं। तो रिलेटिव एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एफिशिएंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड थर्मल एफिशिएंसी। एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी कब आएगा, जब आप फ्यूल को कंसीडर करोगे, जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंसीडर करते हैं। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जैसे आपने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल ये पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से जो एफिशिएंसी आती है उस एफिशिएंसी को हम बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। उस एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं हम, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रो, एक यहाँ पे दिखाते हैं रो क्या है, एयर डेंसिटी इन इनटेक मैनिफोल्ड। तो इसमें एक चीज़ और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब इसमें एक टर्म आता है, अभी तक आपने 2 3 5 6 पैरामीटर देख लिए। सबसे पहले आपने देखा इंडिकेटेड पावर क्या होता है, ब्रेक पावर क्या होता है, फ्रिक्शनल पावर क्या होता है। उसके बाद आपने देखा कि इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, और आपने देखा मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है। उसके बाद आपने देखा रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप इंजन के परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज प्रेशर इन द कंबशन चैम्बर। जो किसी भी कंबशन चैम्बर में कितना एवरेज प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। देखिए, ये ना प्रैक्टिकली देखेंगे तो कंबशन चैम्बर के अंदर प्रेशर क्या होता है, वेरी होता रहता है, कम या ज़्यादा होता रहता है। जैसे जब कंबशन होता है उस टाइम पे प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो पूरा जो पावर आउटपुट है ना, या जो एवरेज प्रेशर होता है उस एवरेज प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, मीन प्रेशर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है, मीन प्रेशर। अब मीन प्रेशर को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, एक ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, साइक्लिक इंडिकेटर ऑफ पीडीवी वर्क, वर्क को आपने डिवाइड कर दिया किससे, स्वेप्ट वॉल्यूम से। ठीक है, वर्क डन ऑन द पिस्टन, इंडिकेटेड वर्क डन है उसको आपने स्वेप्ट वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपको ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क आउटपुट मिलेगा जो क्रैंकशाफ्ट, ब्रेक पावर ले लिया, ब्रेक पावर अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो आ गया। और फ्रिक्शनल मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर में से आप ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसमें एक टर्म और रहता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का बेसिकली मतलब है ब्रीथिंग एबिलिटी ऑफ द इंजन। किसी भी इंजन की जो ब्रीथिंग एबिलिटी होती है वो कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ द मास फ्लो रेट ऑफ एयर एक्चुअली टेकन इनटू सिलेंडर, कितना मास एक्चुअली में सिलेंडर में आ रहा है और कितना मैक्सिमम मास सिलेंडर के अंदर आ सकता है, इसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मास फ्लो रेट ऑफ एयर एक्चुअली टेकन इनटू सिलेंडर थ्रू द इनटेक सिस्टम to the rate at which the air could be ideally taken into cylinder। तो यहाँ से आप वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देख सकते हो, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ये तो एक्चुअल मास फ्लो रेट ऑफ एयर है, और दूसरा आप मास फ्लो रेट कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर है, इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे जब क्रैंकशाफ्ट 2 बार रोटेट होता है ना, 2 रिवॉल्यूशन करता है, तो एक बार क्या होता है उसमें एयर आता है अंदर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन होगा तो n/2 हो जाएगा, और ये 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो n हो जाएगा, जिसमें n रिप्रेजेंट करता है आरपीएम ऑफ द इंजन। n क्या रिप्रेजेंट करता है, आरपीएम, जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, तो आज के लिए इतना ही। दिस इज इट, थैंक यू।